नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत चर्चा की जाती है जीएस के विभिन्न पार्ट। पिछले 10 साल में जितने भी आपके वनडे एग्जाम में या एक दूसरी परीक्षाओं में जितने प्रश्न आपके आए हुए हैं उनका एक कलेक्शन होता है। अगले 15 से 20 मिनट के दौरान इन प्रश्नों का कलेक्शन किया जाएगा, इनका जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। और देखने में इनकी संख्या आपको भले ही कम दिखाई दे रही है, 14-15 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो इन प्रश्नों के आगे पीछे ऊपर नीचे जितने प्रश्न बन सकते हैं इनको जो है अध्याय और बताया जाएगा। और जो है साथ ही साथ इनकी संख्या मतलब अंत तक पहुँचते पहुँचते जो है निश्चित रूप से जो है आप पाएंगे इनकी संख्या 25 से 30 क्वेश्चन आपके सालों हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न आपकी बनने की पूरी संभावना रहती है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो बता दीजिएगा। देखिए, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं, दो लोगों में, दो नामों में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक तो नाम आपका आता है सरोजिनी नायडू का, और एक नाम आपका आता है एनी बेसेंट का, है ना। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला की यहाँ पे चर्चा की गई है, ध्यान रखिएगा, पहली महिला की यहाँ पे चर्चा की गई है। ये नहीं कहा गया कि पहली भारतीय महिला, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो बताइएगा। इनका जो नाम था एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट। और किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है 1917 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष, सॉरी कानपुर नहीं है, कलकत्ता है ना, सॉरी कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, उत्तर आपका एनी बेसेंट होगा। कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी, किस वर्ष की थी, 1917 में की थी, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन। यदि भारतीय शब्द पूछ लिया जाता है तो उस कंडीशन में एनी बेसेंट अगर आप बताएंगे तो उत्तर आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो दोनों ही में कंफ्यूजन होता है। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का संबंध किस देश से था, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। इतनी चीजें आपकी हो गई। सरोजिनी नायडू के बारे में क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। और साथ ही साथ यह किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। 13 फरवरी को जो है इनका जन्मदिन मनाया जाता है सरोजिनी नायडू का, और यह दिवस जो है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इतनी चीजें आपके लिए हो गई जो कि सरोजिनी नायडू से बिलोंग करती है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपसे पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी, किस वर्ष हुई थी, तो बताइएगा 1875, 1875 में बम्बई, है ना, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में जो है इसकी स्थापना की गई थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 1875 याद रखिएगा, स्थान बम्बई याद रखिएगा। एक समाज सुधार, यह भी एक आंदोलन था, कह लीजिए कि समाज सुधार की दिशा में चलाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास था, है ना। चलिए, अगला प्रश्न से पूछा गया दक्षिणी अल्पस, सॉरी 28 दिन का झोपड़ा पूछा गया है। 28 दिन का झोपड़ा किस शहर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और परीक्षा की दृष्टि से ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, 28 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है। पहले तो ये आप जान लीजिए कि 28 दिन का झोपड़ा है क्या, तो 28 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है ना। 28 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, और कहाँ पर करवाया गया था, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के शहर अजमेर, राजस्थान के शहर अजमेर में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 28 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद से निर्माण कराया गया था। और अजमेर किस नदी के किनारे पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दक्षिणी अल्पस
दक्षिणी आल्प्स पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन भी होगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है। एक आल्प्स पर्वत है यूरोप महाद्वीप में, है ना। 3-4 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, है ना, ऑस्ट्रिया हो गया। तो आल्प्स पर्वत है। यहाँ दक्षिणी आल्प्स की बात हो रही है, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे है, दक्षिण में है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, किस देश में होगी, न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा आप लोग गलत करते हैं। आल्प्स पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है, वो अलग पर्वत है। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत क्या है, वह न्यूजीलैंड में है। और यह जो है न्यूजीलैंड के बारे में अगर कहा जाए, इसकी जो दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, वह ग्रेट ब्रिटेन के समान है, इंग्लैंड के समान है। और यही कारण है कि न्यूजीलैंड को आप क्या कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, दक्षिण का इंग्लैंड भी कहते हैं, है ना। इतनी चीजें आपकी हो गई। न्यूजीलैंड में जो लोग निवास करते हैं, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माउरी के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो कि विश्व की साउदर्न मोस्ट, है ना, विश्व की दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। इसको भी आपको ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड में ही आपका यह पर्वत है दक्षिणी आल्प्स, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ओवर आती है ना। तो इतनी चीजें आपकी हो गई न्यूजीलैंड के संबंध में, जो कि प्रश्न आपके संभावित होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें आपको नोट करनी है। जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, तुरंत क्या करिएगा, नोट करिएगा। एक अध्यायवार या ऐसे ही आप क्या करिए, पूरा 1 लाइनर टाइप की क्वेश्चन आप इसका तैयार कर लीजिए, सेक्शन तैयार कर लीजिएगा। जब पेपर आपका होगा 10 से 15 दिन पहले इनका रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से आपको जो है यहाँ से प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, मिलेंगे आपको, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्वालामुखी पुंसिक जया, है ना, ज्वालामुखी पुंसिक जया का संबंध किस देश से है। रेयर क्वेश्चन है, जल्दी मिलता नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो फिर जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पुंसक जया बहुत फेमस ज्वालामुखी तो नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का पेपर मुझे दिखाई दिया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। पुंसक जया कहाँ पाया जाता है ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और किस देश में है तो बताइएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, है ना, हिंद महासागर में स्थित एक देश या कहिए द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। और यहीं पे आपका जो है पुंसक जया नामक ज्वालामुखी स्थित है ना। ये सब चीजें नोटेबल होंगी आप लोग के लिए। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित है। और मैक्सिमम मान के चलिए लगभग 39,000 द्वीपों के आसपास यहाँ पे जो है इसके द्वीप आपके पाए जाते हैं, है ना। चलिए, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे वो ये पूछा गया है, देखिएगा, क्यूरियोसिटी नामक रोवर यान का संबंध किस ग्रह से है। क्यूरियोसिटी अंतरिक्ष यान, मैंने आपको सोलर सिस्टम बताया है, मैंने आपको सौरमंडल पढ़ाया है। प्रॉपर जो 8 ग्रह हैं, जितने भी 8 ग्रहों की विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताई हैं। प्रॉपर ग्रह आपको याद रखने होंगे, है ना। और क्यूरियोसिटी की अगर बात करिएगा तो क्यूरियोसिटी किस ग्रह पर भेजा गया था वो आपसे पूछा गया है ना। तो बता दीजिएगा, मंगल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा जो है मंगलयान आपका भेजा गया था, यह आपको ध्यान देना होगा, है ना। मंगलयान तो भारत द्वारा भेजा गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा क्यूरियोसिटी नामक रोवर यान भेजा गया था मंगल ग्रह पर 2014 में। और इसने यहाँ पर स्थित एक चट्टान का नाम याद रखिएगा। चट्टान कौन सी थी, मारिशियन रॉक नामक चट्टान का इसने जो है अध्ययन किया था। अंतरिक्ष यान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अंतरिक्ष यान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाएगा, एक अंतरिक्ष यान आपको अभी बताया है, क्यूरियोसिटी मंगल पे, है ना, मैगलेन शुक्र पर, मैसेंजर आपका बुध ग्रह पर, है ना। इसके अलावा केसिनी आपका शनि ग्रह पर। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसको किसी भी हालत में, आज यहाँ पे पूछा गया है क्यूरियोसिटी, हो सकता है कि आने वाले किसी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि मैसेंजर नामक अंतरिक्ष यान का संबंध किस ग्रह के साथ है, या केसिनी नामक अंतरिक्ष यान का संबंध किस ग्रह के साथ है। तो किसी भी हालत में इन अंतरिक्ष यान को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इस तरह से, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, है ना, भारतीय राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियां हैं, किस देश के संविधान से ली गई हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, उलझाऊ क्वेश्चन होगा। राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर की बात हो रही है, बता दीजिएगा, जर्मनी के बीमर संविधान से ना, जर्मनी के बीमर संविधान से जो है आपका क्या लिया गया है, इमरजेंसी पावर ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति के 3 इमरजेंसी पावर आपकी है, 352, 356, 360। 8 किल 352, 356 और 360। 352 मतलब आपका
नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात, 356 यानी राज्य आपात, और साथ ही साथ 360 जो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय आपात, है ना। इसको ध्यान रखने वाली चीज होगी। कहाँ से है? जर्मनी से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी कलकत्ता में, कब की गई थी? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। पूछा गया है किस अधिनियम के बेस पर यह सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, है ना। आपको मालूम है कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 1774 में हुई है कलकत्ता में, है ना, और किस बिहाफ पर हुई थी, किसके बेस पर हुई थी, बता दीजिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया था, और इसी के बिहाफ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में स्थापना की गई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की, है ना। सर एलिजा एम्पे, याद रखिएगा, सर एलिजा एम्पे जो है इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, यानी तत्कालीन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और साथ ही साथ चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। तो ये सब फैक्टेबल चीज़ें हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है आने वाली परीक्षाओं में, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है? उत्तर आप बताइएगा। 123 अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है। मेरा एक प्रश्न यहीं पे होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग इक्वल हैं, लगभग समान हैं, जो शक्तियां आपके राष्ट्रपति के लमसम वही शक्तियां आपकी नियर अबाउट मान के चलेगी, ऊपर नीचे कुछ माल इधर उधर कर लीजिएगा, तो राज्यपाल भी नियर अबाउट वही है ना। आज जब 123 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, तो जो भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है? साइंस से पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना पूछा जाए संभव नहीं है। आँख के किस भाग का दान किया जाता है नेत्रदान में? उत्तर बताइएगा। कार्निया, है ना, कार्निया का दान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में 1 लाइनर फैक्ट है, पूछा जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस, है ना, विश्व मातृभाषा दिवस, इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको एडिशनल भी मिलेंगे। जैसे विश्व मातृभाषा दिवस आपसे पूछा गया है, बता दीजिएगा 21 फरवरी, प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को जो है मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राजकीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट 4 स्टार की श्रेणी में रखिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश राजकीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न में 3 गन्ना अनुसंधान केंद्र हैं, आपको याद रखना होगा। एक केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, एक राजकीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, और एक आपका गन्ना प्रजनन केंद्र है। गन्ना से संबंधित 3 संस्थान है पूरे भारतवर्ष में, और हमेशा आप लोग गलत करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर बताइएगा लखनऊ में। केंद्रीय की बात हो रही है, राजकीय की बात नहीं हो रही है ना। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दूसरा, उत्तर प्रदेश राजकीय गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर बता दीजिएगा शाहजहांपुर। जहां पर अढ़ाई घाट मेला भी लगता है, और यह शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम है। 17 नगर निगम है, और 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। तो यही शाहजहांपुर में जो है आपका क्या है, उत्तर प्रदेश राजकीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान याद रखिएगा लखनऊ में, और राजकीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका केरल में, शाहजहांपुर में। और अगर आपसे पूछ दिया जाए गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? दक्षिण भारत में बताइएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में, है ना। तो ये 3 संस्थान हैं, लखनऊ, शाहजहांपुर और कोयम्बटूर। इन 3 में कन्फ्यूजन आपकी ज़्यादा होती है,
क्या पूछना चाह रहा है परीक्षा प्रश्न में। एक बार आप प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अक्सर होता है अक्सर में तीनों ही दिया जाता है, लखनऊ भी देगा, शाहजहाँपुर भी देगा और कोयम्बटूर भी देगा, और पूछेगा कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, आप क्या करते हैं, सीधे लखनऊ लगा देते हैं। तो इस गलती को आपको नहीं करना है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, हाल ही में से किस देश ने अपना नाम हाल ही में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। यूरोप का देश है, यूरोप के रोगी के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तर बताइएगा तुर्की, है ना। तुर्की जो है पहले आपका क्या था, तुर्की था। तुर्की यूरोप के रोगी के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा देश जो यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया में भी है, दोनों महाद्वीप में पड़ता है। इसका नाम अब से या कहिए 1-4 दिन 5 दिन पहले से तुर्की बन गया है। अब इसको तुर्की मत कहिएगा, क्या हो जाएगा, तुर्की बना तुर्की है। इस सेशन का, इस बेहतरीन सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आपका है, अंतिम बेहतरीन प्रश्न है वह ये है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जहां पर्यावरण का क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन ना पूछा जाए संभव ही नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा, 1986। उत्तर आप बताइएगा। लास्ट क्लास में आपका जो अभी 12 तारीख को आपका जो पीसीएस का प्री एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। तो इसकी संभावना पूरी आपकी रहती है, इस तरह के नियम आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बेहतरीन क्लास आपके लिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके, उस विद्यार्थी तक पहुँच सके जिसको वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।